वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम टेड ह्यूज़ की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है क्रो अलाइड्स, यानी एक कौवा नीचे उतरता है। यानी इस पोइम में पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि एक कौवा यानी एक परिंदा इस दुनिया को किस तरह से ऑब्ज़र्व करता है और इस दुनिया में नेचर का जो एक डार्क एस्पेक्ट है उसको वो किस नज़र से देखता है। ये पोइम 1970 में टेड ह्यूज़ की कलेक्शन फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो में पब्लिश हुई। ये 20 लाइंस पर कंसिस्टेड एक पोइम है जिसमें पोइट कहता है, क्रो सा द हर्डेड माउंटेन्स, यानी एक कौवे ने पहाड़ों के एक झुंड को देखा, यानी एक ऐसा पहाड़ों का ग्रो देखा, स्टीमिंग, जहाँ पर धुंध की वजह से भाप दिखाई दे रही थी, इन द मॉर्निंग, सुबह के वक़्त। यानी एक कौवे ने सुबह के वक़्त पहाड़ों के एक ऐसे झुंड को देखा जहाँ से धुंध की वजह से भाप दिखाई दे रही थी। एंड ही सा द सी, फिर उसके बाद उसने समुंदर को देखा, डार्क स्पाइंड, यानी वो जो समुंदर था उसकी जो कमर की हड्डी थी, उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो तारीक थी, यानी जब समुंदर पर लहरें उठ रही थीं तो उसका उभरा हुआ हिस्सा बिल्कुल तारीक दिखाई दे रहा था। यानी कौवे को ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर में ब्यूटी नहीं नज़र आई बल्कि नेचर का एक डार्क एस्पेक्ट ही नज़र आया था। विद द होल अर्थ इन इट्स कॉइल्स, और उस कौवे को ये महसूस हुआ कि जैसा कि उस समुंदर ने इस पूरी की पूरी ज़मीन को अपनी लपेट में ले रखा हो। यानी ज़मीन पर चूँकि खुश्की कम है और पानी ज़्यादा है, इसलिए पानी वाले हिस्से को यानी समुंदर को देखकर उसे यूँ महसूस हुआ जैसा कि इस पानी वाले हिस्से ने खुश्की को अपनी लपेट में ले रखा हो। ही सॉ द स्टार्स, फिर उसके बाद उसने सितारों को देखा, फ्यूमिंग अवे इनटू द ब्लैक, जो कि बिल्कुल तारीकी में धुएं की मानिंद मध्यम होते जा रहे थे। यानी तारीकी की वजह से सितारों की रोशनी भी मांद पड़ रही थी। मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट, और एक ऐसे जंगल में जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ सिर्फ मशरूम ही उगे हुए थे, यानी गंदे पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे। क्लाउडिंग देयर स्पोर्स, और उनके जो सुराख थे, उनके जो तोलीदी सुराख थे वो बिल्कुल मध्यम दिखाई दे रहे थे, वो भी धुंधले होते जा रहे थे। द वायरस ऑफ गॉड, बल्कि ये जितने भी मज़ाहिर फितरत थे, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर थे, ये खुदा का एक वायरस था। यानी ये इंसान के लिए एक ब्लेसिंग नहीं थी बल्कि इंसान के लिए ये एक वायरस की हैसियत रखते थे। ही शिवर्ड, फिर वो कौवा कांप गया, विद द हॉरर ऑफ क्रिएशन, यानी तख्लीक के खौफ से कौवा कांप गया कि ये जो तख्लीक हुई है ये बिल्कुल फजूल हुई है, इससे उसको खौफ आ गया। इन द हेलुसिनेशन ऑफ द हॉरर, और शायद इस खौफ का उसे वहम था। ही सॉ दिस शू, फिर उसके बाद उसने एक जूते को देखा, विद नो सोल, जिसका तलवा भी नहीं था, रेन सोडन, और वो बारिश में भीग कर बिल्कुल गदला हो गया था, लाइंग ऑन अ मूर, और वो एक दलदल पर पड़ा था। यानी पहले उसने नेचर की बात की है कि वो भी इंसान के लिए अच्छी चीज़ नहीं थी, अब उसके बाद उसने इंसान की अपनी हरकतों का जिक्र किया है कि इंसान ने ख़ुद भी इस नेचर को ख़राब कर लिया है। तो इसलिए वो कहता है कि उसने एक ऐसे जूते को देखा जो कि तलवे के बगैर था और दलदल में बारिश के पानी से भीगा हुआ पड़ा था। एंड देयर वॉज दिस गार्बेज कैन, और फिर उसने एक कूड़ेदान को देखा, बॉटम रस्टेड अवे, जिसका पेंदा जंग आलूद होकर ख़त्म हो गया था, अ प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड, और ये हवा के खेलने की एक जगह थी। यानी एक ऐसी जगह थी जहाँ से हवा का गुज़र होता था। इन अ वेस्ट ऑफ पुडल्स, और वो जगह कौन सी थी? जहाँ पर लोग गलीज़ और गंदा कूड़ा फेंकते थे। यानी जहाँ पर लोग गलीज़ और गंदा कूड़ा फेंकते थे वो हवा की गुज़रगाह बन गई थी। यानी वही हवा जब कूड़े से गुज़रकर दूसरे इलाकों में जाती तो वहाँ बीमारियाँ फैलाने का सबब बन जाती थी। देयर वॉज दिस कोट, फिर उसे एक कोट दिखाई दिया, इन द डार्क कपबोर्ड, एक तारीक अलमारी में, इन द साइलेंट रूम, एक खामोश कमरे में, द साइलेंट हाउस, और वो कमरा किसी खामोश घर का था। यानी इंसानों में भी उसे महज खामोशी ही सुनाई दी। देयर वॉज दिस फेस,
ये एक ऐसा चेहरा था स्मोकिंग इट्स सिगरेट, जो कि अपनी सिगरेट को पी रहा था बिटवीन द डस्क विंडो, एक शाम के वक़्त दिखाई देने वाली खिड़की के पास बैठकर, एंड द फायर्स एम्बर्स, और आग के शोलों के पास, यानी वहाँ पर आग के अंगारे भी पड़े थे और उसके साथ ही एक खिड़की थी जहाँ से कोई शख्स शाम का नज़ारा कर रहा था। नियर द फेस, उस चेहरे के पास, दिस हैंड, उसका हाथ था, मोशनलेस, जो कि बिल्कुल बेहिसो हरकत साकन पड़ा हुआ था। नियर द हैंड दिस कप, और उसके हाथ के पास एक कप पड़ा था। क्रो ब्लिंक्ड, उस पर कौवे ने अपनी आंख को झपकाया। ही ब्लिंक्ड, उसने फिर से अपनी आंख को झपका। नथिंग फेडेड, लेकिन उसे कोई भी चीज़ मद्दम होती हुई दिखाई ना दी। ही स्टेयर्ड एट द एविडेंस, उसने इस दलील को देखा, इन पूरे हालात को देखा। नथिंग एस्केप्ड हिम, उससे कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती थी। नथिंग कुड एस्केप, उसकी नज़रों से कोई चीज़ ओझल नहीं रह सकती थी, कोई भी चीज़ उसके नज़ारे से महफूज नहीं रह पाई। यानी पॉइंट ने यही बताने की कोशिश की है कि इंसान के लिए अब नेचर एक ब्लेसिंग नहीं रही, बल्कि ये गॉड का एक वायरस है, एक जहमत बन गई है। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले तो ये पोइम एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स ऐसी पोइम को कहते हैं जिसमें ना तो मीटर को फॉलो किया जाए और ना ही किसी किस्म की कोई राइम स्कीम को फॉलो किया जाए। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 2 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पोइट कहता है एंड ही सॉ द सी, और उसने समंदर को देखा। अब वह समंदर कैसा था? डार्क स्पाइंड, उसकी जो उभरी हुई जगह थी वो बिल्कुल उसे तारीक दिखाई दी। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में क्रो सा द हर्डेड माउंटेन्स के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में विद इन इट्स और लाइन नंबर 12 में कोट कपबोर्ड। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को किसी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो कहता है नथिंग फॉरेस्ट क्लाउडिंग देयर स्पोर्स द वायरस ऑफ गॉड, यानी वो इस नेचर को वायरस ऑफ गॉड डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है सिनिक्टिकी। सिनिक्टिकी का मतलब है किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके किसी पार्ट या ऑर्गन का जिक्र करना। जैसा कि लाइन नंबर 14 में वो कहता है देयर वॉज दिस फेस, यानी यहाँ पर उसने उस मैन का जिक्र नहीं किया बल्कि सिर्फ फेस का वर्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में माउंटेन्स और मॉर्निंग ये दोनों वर्ड्स एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में सॉ स्टार्स, लाइन नंबर 11 में प्लेइंग प्लेस पडल्स, लाइन नंबर 12 में कोट कपबोर्ड। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्टीमिंग और मॉर्निंग। इसके बाद लाइन नंबर 12 में कोट साइलेंट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्टीमिंग और मॉर्निंग इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में विद इन इट्स, लाइन नंबर 12 में कोट कपबोर्ड। इसके अलावा पोइट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि क्रो, हर्डेड माउंटेन्स, मॉर्निंग, सी, डार्क स्पाइंट, अर्थ, स्टार्स, मशरूम्स, फॉरेस्ट, वायरस, शू विद नो सोल, रेन सोडन, मोअर, गार्बेज केन, बॉटम रस्टेड अवे, पडल्स, कोट कपबोर्ड, साइलेंट रूम, साइलेंट हाउस, फेस, सिगरेट।
उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें नेचर का डार्क एस्पेक्ट बयान किया गया है और उसके साथ साथ लॉनलीनेस यानी तन्हाई का जिक्र हमें इस पोइम में मिलता है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। टेड ह्यूज़ की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर टेड ह्यूज़ की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ जिन लिटरेरी टर्म्स का इस पोइम में जिक्र किया गया है उन टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।